आज बीए पार्ट थर्ड के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य लिया है, उनका जो पहला प्रश्न पत्र है वो आधुनिक हिंदी साहित्य है, आधुनिक काव्य है, आधुनिक हिंदी कविता है। यानी हिंदी साहित्य इतिहास के विद्वानों ने 4 काल निर्धारित किए हैं। उन 4 कालों में जो प्रथम काल है वो आदिकाल है, और जो दूसरा काल है वो भक्ति काल है, और जो तीसरा काल है वो रीति काल है, और जो चौथा काल है वो आधुनिक काल है। आधुनिक काल विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आदिकाल का प्रारंभ रामचंद्र शुक्ल और उसके समकक्ष जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि सन 1050 से 1375 तक का जो काल है वो आदिकाल है। और उनका तर्क था कि 1375 से सन 17 तक का जो काल है वो भक्ति काल है। इसमें भक्ति पर आधारित तमाम संतों ने भारत के जनमानस में ईश्वर आराधना से संबंधित अपनी बातें रखी। और सन 1700 से लेकर सन 1900 तक का जो काल है वो आधुनिक काल है। कुछ विद्वान इसको 1850 से अब तक के काल को आधुनिक काल मानते हैं। उनका कहना है कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया वो 1857 में था। वो आधुनिक विचारों की ही क्रांति थी। हमने आज़ादी का मतलब समझा था। पाश्चात्य शिक्षा से हम प्रभावित हुए थे। पाश्चात्य दार्शनिकों को हमने पढ़ा और स्थिति इतनी अनुकूल आने लगी कि हम आज़ादी का अर्थ अच्छी तरह से महसूस किया, और हमने समझ लिया कि हमारे देश को किसी भी सूरत पर आज़ादी चाहिए। और इस युग का नेतृत्व करने के लिए आपको पता है झांसी की रानी, मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे अनेक देशभक्त आगे आए और 1857 की क्रांति। यहीं से लोग मानते हैं कि नए विचारों का, नई नीतियों का, नए मूल्यों का, नए विचारों का हमारे देश की सरजमी पर आगाज हो चुका था, और आधुनिक काल को यहीं से प्रारंभ माना जाए। लेकिन किसी युग का, किसी काल का प्रारंभ 2, 4, 10 वर्षों में नहीं, कुछ दशकों के बाद उसकी मूल चित्रवृत्ति दिखाई देने लगती है, कुछ मूल प्रवृत्तियाँ उभरती हैं। तो समस्त विद्वानों के कहने के पश्चात हम ये मानते हैं कि जो आधुनिक काल है वो 1900 से लेके अब तक, कुछ विद्वानों के अनुसार 1950 से लेके अब तक। चूँकि आधुनिक काल को वास्तव में 1950 से लेके और समकालीन समय ये सब आधुनिक काल ही है। कुछ विद्वानों ने तो 1990 के पश्चात के समय को आधुनिक काल को 2 भागों में बांट दिया, एक आधुनिक काल, एक उत्तर आधुनिक काल। यानी 1990 से पूरे विश्व में जो ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा आई, जो उदारीकरण की भावना आई, जो उपभोक्तावाद की अवधारणा आई, खुली अर्थव्यवस्था की अवधारणा आई, पूरा विश्व एक गांव की अवधारणा आई, तो इस अवधारणा ने पूरी दुनिया को एक दूसरे के निकट लाने का कार्य किया, और तमाम संस्कृतियों को, तमाम उत्पादों को एक दूसरे से निकट जोड़ा, और उपभोक्ता को केंद्र में रखा गया कि व्यक्ति को जो चाहिए वो लो और अपना जीवन शान से जियो। लेकिन हम 1850 के बाद देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई वो अचानक नहीं हुई, उसके बीच भी 2, 4, 10 साल पहले ही पड़ चुके थे। बस एक उचित समय का इंतजार था जिसका विस्फोट 1857 में हुआ। अनेकों कमियां रही होंगी, संपर्क की कमी थी, भाषा की कमी थी, धन की कमी थी, कनेक्टिविटी पूरी नहीं थी, लोगों तक पूरी सूचना नहीं पहुंच पाई थी, और जनता अशिक्षित थी और अंग्रेज़ों से भयभीत भी थी, संपर्क के साधन नहीं थे, और इस विद्रोह को
अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ही समय पश्चात देश में से कुचल दिया। लेकिन उस समय 1850 के पश्चात, जिसको कि हम हिंदी भाषा का जनक कहते हैं, जनक यानी पिता, हिंदी भाषा का जन्मदाता, हिंदी भाषा का संरक्षक, हिंदी भाषा को फलने फूलने का मौका देने वाला, जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रादुर्भाव हुआ। अपने समय के बहुत पैसे वाले थे, संपन्न थे, लेकिन देश सेवा का ऐसा जज्बा था कि उन्होंने करोड़ों की दौलत को हिंदी भाषा के उत्थान में, लेखन में, उसकी समृद्धि को बनाने में ही करोड़ों रुपए की दौलत खर्च कर दी और अपने तत्कालीन तमाम लेखकों को, साहित्यकारों को इकट्ठा किया, उनका खर्चा उठाया और उनसे हिंदी में बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित करवाईं, नाटक, लेख, सामाजिक लेख, राजनीतिक लेख और बहुत सारी कुप्रथाओं के खिलाफ पत्रिकाएं चलाकर जन जागृति का काम किया। तो आधुनिक काल जो है, जिसका हम श्री गणेश भारतेंदु युग से मानते हैं, और इस भारतेंदु युग का प्रादुर्भाव विद्वानों के अनुसार 1868 या 65 से लेकर 1910 तक है। इस समय पिछले 30-40 साल तक भारतेंदु एक छत्र हिंदी साहित्य के लेखकों के सिरमौर थे। उन्होंने कवि वचन सुधा, भारतेंदु मैगजीन जैसी बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाएं लिखी और अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे सुप्रसिद्ध नाटक हिंदी साहित्य संसार को अर्पित किए, जो आज भी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। तो भारतेंदु ने हिंदी भाषा को जन्म दिया, पाला, पोषा, बड़ा किया, उसको समृद्ध बनाया और इस लेवल तक पहुंचा दिया कि हिंदी की भाषा में सब प्रकार का लेखन संपन्न कराया जा सके और यहीं से गद्य भाषा का भी विकास होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का विकास तो किया, लेकिन वो व्याकरणिक रूप से पूरी तरह से समृद्ध नहीं थी। इसलिए 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा एक साहित्यिक पत्रिका जिसका नाम था सरस्वती, उसका प्रकाशन किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी में व्याकरणिक दृष्टि से जो खामियां थीं उन सब को दूर किया और हर हिंदी शब्द को एक व्याकरणिक सम्मत स्वरूप देते हुए हिंदी को, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से बेहद समृद्ध बनाया और सारे विद्वानों का मार्गदर्शन किया। तो अगर हम भारतेंदु आधुनिक हिंदी कविता की विकास यात्रा में अगर पहले प्रारंभ करते हैं तो भारतेंदु युग की कविता है। तो भारतेंदु युग की कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? अगर आप इस पर गौर करें तो भारतेंदु युग की कविताओं की पहली विशेषता थी कि इन्होंने प्राचीन मान्यताओं के प्रति आस्था रखी। हम पाश्चात्य विचारों से कितने ही प्रभावित हों, लेकिन भारत के मूल्य, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के सामाजिक सदाचार, इन सब के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। चाहे वो स्त्रियों में हो, चाहे पुरुषों में हो, चाहे बच्चों में हो, चाहे वृद्धों में हो, चाहे मंदिरों में हो, चाहे मृत्यु संस्कार हो या विवाह संस्कार हो या जीवन के संस्कार हो, सब में उन्होंने कहा कि प्राचीन जो मान्यताएं, हमारी जो भारतीय मान्यताएं, जो हिंदू मान्यताएं, वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। उनको हम किसी भी रूप में त्याग नहीं कर सकते। नई विचारधाराओं का सम्मान करो, लेकिन अपनी प्राचीनता का भी सम्मान करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने नवीन मान्यताओं को जगह दी। लड़कियों की शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, पुरुषों की शिक्षा पर ध्यान दो, लेकिन शिक्षा के नाम पर अपनी मान्यताओं से खिलवाड़ नहीं करना। एक ये कि हजारों साल की गुलामी के पश्चात हमारे समाज में कई तरह की कुरीतियाँ थीं, अंधविश्वास थे, रूढ़ियाँ थीं। तो भारतीय युग के साहित्यकारों ने उस वक्त समाज सुधार के लिए बहुत सारा काम किया। छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब का विरोध किया और सारे मानव ईश्वर की संतान हैं, सबको एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए।
बहुत सारे नाटकों का उन्होंने लेखन किया और मंचन करवाया, जिससे समाज में जागृति आए। और उसमें हरिश्चंद्र, कवि बच्चन सुधा, अंधेर नगरी, ऐसे बहुत सारे नाटक थे। प्रखर राष्ट्रीयता का उद्घोष था इस युग में, यानी सारे लोगों को ये उस वक्त की कविता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने उस पुत जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कविता थी कि अंग्रेज़ किस तरह से देश को लूट रहे हैं और देश गरीबी से, भुखमरी से त्रस्त है, मुझे इस चीज़ को देख देख के रोना आता है। और इस तरह के सारे लोगों ने कहा कि देश सर्वोपरि है, भारत की मट्टी हमारी माँ है, इस पर जितने भी राज किया है या जो आक्रमण कर रहे हैं उनको भगाना होगा। और स्वदेशी का ऐसा मंत्र फूका कि आप विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो और देश के बने उत्पादों का उपयोग करो। तो इस वक्त प्रखर राष्ट्रीयता, अंग्रेज़ों से नफरत बढ़ाई और देश से प्रेम किया, और इसलिए देश में राष्ट्रीयता की जो भावना है दिनों दिन बढ़ती चली गई। इस समय का जो साहित्य है वो ब्रजभाषा, खड़ी बोली का प्रयोग कर रहा था, लेकिन भारतेंदु ने धीरे धीरे इन सब से अलग हटकर हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किया और हिंदी को एक नई शक्ल और आकार दिया। इसका परिणाम आज हमारी हिंदी भाषा तमाम बोलियों के आवरणों को तोड़ती हुई एक अलग पहचान बन चुकी है और 1949 में देश की राजभाषा घोषित हो चुकी है। और इन्हीं के काल में बहुत सारी पत्रिकाओं का आविष्कार हुआ, प्रचार हुआ, संपादन हुआ, प्रकाशन हुआ और लोगों को पढ़ने की आदत डाली, शिक्षा लेने की आदत डाली। इससे लोग पत्रिकाओं से भी जुड़ने लगे और सारी पत्रिकाओं का मेन उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के यज्ञ में अपना योगदान देना, ये मूल उद्देश्य था। और इस उद्देश्य की प्राप्ति भारतेंदु और उसके समकालीन लेखकों ने बहुत ही अच्छे ढंग से की। यही कारण था कि भारतेंदु के बाद जो उनकी लेखन परंपरा पर जितने भी नए साहित्यकार या लेखक जुड़ते गए, उन्होंने इस आंदोलन को हमेशा आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए इस देश को समृद्धि के रास्ते पर आगे पहुंचाया। धन्यवाद।